गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक है, जीवन में आया बदलाव। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं पहले देखते हैं। यहाँ पे ये कब का है, सन 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक भारत में जनजीवन कैसे थे। ठीक है, तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि सन 650 ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की जो स्थिति में अनेक बदलाव आए, जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ आदि। इस काल में हमें समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए देखें कि ये बदलाव किस तरह हुए। देखते हैं जंगल और गांव के निवासी कैसे थे। तो उन दिनों राज्य की तुलना में अधिक जंगल थे, है ना। पहले क्या था, बहुत जंगल थे। गांव व शहर भी थे, किंतु गांव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे। वनों में रहने वाले लोग तो पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफ़ी लोग रहते थे, है ना, काफ़ी लोग रहते थे। पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से क्या करते थे, कंद मूल फल आदि इकट्ठा करते तथा जानवरों का शिकार कर गुजारा करते थे। लेकिन उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया था। ये लोग जंगल के पेड़ों को काट कर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे। वे खेतों में न हल चलाते थे और न सिंचाई करते थे, सिर्फ बीज बिखेर कर रखवाली करते थे। जब फसल पक जाती तो उसे काट लेते थे और वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता है ना। देखो यहाँ से आप लोग टिक लगा लो। ये ठीक है, जब फसल पक जाती तो उसे काट लेते थे और वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे, पल्ली कहा जाता था। ठीक है, जंगलों से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी करते थे और इनके बदले गांव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करते थे। वे राजाओं को भेंट भी देते थे, है ना। इस प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत समूहों के बारे में हमें उस काल की पुस्तकों से पता चलता है, जैसे कि सबर है, सबर जाति के हैं, निषाद जाति के, पुलिंद भील आदि, है ना। अब देखते हैं घुमक्कड़ लोग। तो उन दिनों बहुत से लोग ऐसे होते थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना। घुमंतु जीवन मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है घुमंतु जीवन। इनमें पशु चराने वाले कई समूह थे। इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था। इन समूहों के कई लोग अब घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांव में बसकर खेती करने लगे थे। कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे जो लोहे की चीज़ें बनाते थे। क्या करते थे, लोहे की चीज़ें बनाते थे, या दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदने या साफ करने का वो लोग क्या करते थे, काम करते थे। तो नाचने गाने वाले क्या कहते थे, नट, है ना। नट भी आमतौर पर घूमते रहते थे तथा लोगों का मनोरंजन करते थे। इनके अलावा जोगी, सन्यासी, भिक्षुक जैसे लोग भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। गांव व शहर के लोग इनका क्या करते थे, वहाँ पे आदर सत्कार करते थे। अब यहाँ पे देखना कि गांव और शहर के लोग कैसे थे। तो इन दिनों क्या था, गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, है ना। गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या क्या तेज़ी से बढ़ रही थी। जहां पहले खेती नहीं हो सकती थी, ऐसी जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया। यहां तक कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भी खेती होने लगी थी, है ना। जहाँ होना संभव नहीं था वहाँ भी लोग शुरू करने लग गए थे खेती करना, है ना। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में रतनपुर में 1400 तालाब बनवाए गए थे। इनकी संख्या अब घटकर 250 के लगभग रह गई है। तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है, रतनपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ थे, रतनपुर में, है ना। 1400 तालाब बनवाए गए थे बता रहे। अब कितना बच गया वहाँ पे, सिर्फ 250। तो गाँव की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे। गाँव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा था और हर जाति की अपनी अलग बस्ती होती थी, है ना। सब क्या कहते थे, जातियों से बंधे हुए थे और अपने अपने अलग अलग जातियों का क्या था, वहाँ पे अलग अलग बस्ती होती थी, है ना। और हर जाति की अलग बस्ती होती थी। इनमें चांडाल है, सोपाक है, सूत है, मागध आदि अनेक जातियां थी, जिन्हें गांव या शहर की सीमाओं के अंदर रहने का अधिकार उनको नहीं था। तो वे जानवरों को क्या करते थे, शिकार करना, उनके खाल निकालना, चमड़े की चीज़ें बनाना और लकड़ी काटना, शमशान में काम करना जैसे क्या लोग काम करते थे। चंडाल क्या करते थे, शमशान में शवों को जलाते थे।
गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों को क्या करते, गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। इन्हें कहीं कहीं पंचकुल महत्तर आदि भी, है ना, पंचकुल या महत्तर भी आदि भी कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य करवाते थे। ठीक है। फिर है यहाँ उत्तर भारत के गांव में आमतौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था। ये क्या करते थे, राजा के अधिकारी तो होते ही थे, उसके रिश्तेदार यानी राजा पुत्र या राजपूत भी होते थे। इनका गांववासियों पर बड़ा प्रभाव होता था। वे किसानों से क्या करते थे, लगान वसूल करते थे और लोगों के परिवारों में होने वाली शादी ब्याह, तीज त्योहारों तथा तालाबों और कुओं पर भी तरह तरह के वो लोग क्या करते थे, उनसे कर वसूलते थे, है ना। और इन सब के अतिरिक्त गांव वालों को बेगार यानी बिना वेतन काम भी करना पड़ता था, बेगारी का काम, जहाँ उनको एक भी वेतन नहीं दिया जाता था, है ना। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ, पैसे के क्षेत्र में हुआ, है ना। आर्थिक क्षेत्र में तो यह था क्या, लगान वसूली के तरीके का बदलना। मतलब गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को और विद्वानों को भूमि दान देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा भी राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे। वे अपनी सेना भी रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम से वसूल किया जाता था, अब लगान सामंतों और भूपतियों के नाम से भी वसूला जाने लगा। इस कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध भी नहीं रह गया था, है ना। पहले राजा लेते थे, अब क्या करते थे, सामंत लोग लेना शुरू कर दिए थे। इसके विपरीत दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही मिलकर गांव का सारा काम काज चलाते थे। इनकी सभाएं होती थी जिन्हें क्या कहते थे, ऊर, है ना। जहाँ से लिखना, दक्षिण भारत में गांव लोग मिलकर गांव का सारा काम, इनकी सभाएं होती जिन्हें क्या कहते थे, ऊर कहा जाता था। कई गाँव की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे। क्या बनाते थे, नाडू। और नाडू और ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब और मंदिरों की देख रेख करना आदि कार्यों को ये लोग क्या करते थे, नाडू और उर। उन दिनों क्या था, समूचे भारत के गांवों में ब्राह्मणों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मण को बड़ा दर्जा मिला गया था वहाँ पे, है ना। उन्हें जगह जगह गांव दान में दे दिए जाते थे ताकि वे क्या करें, वहाँ बस जाए, पूजा पाठ करे व लोगों को शिक्षा दे। ऐसे लोगों को ब्रह्मदेव कहा जाता था। क्या कहा जाता है, ब्रह्मदेव कहा जाता था। अब देखो महिलाओं पर पाबंदियां कैसी थी। तो इस काल में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगने लगी थी। अपनी मर्जी से पढ़ना, शादी करना, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अब अच्छा नहीं समझा जाने लगा था। इन्हीं दिनों छोटी उम्र में शादी करवाना, जैसी बाल विवाह, पति के मर जाने पर पत्नी को क्या करते थे, पत्नी को भी उसकी चिता में जिंदा जलाना, जिसको क्या कहते हैं, सती प्रथा। पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक था यहाँ, है ना, आदि बातें क्या थी यहाँ पे फैल रही थी। ये सारी कुरीतियाँ फैल रही थी और इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिले। और ये बातें केवल उच्च जाति के लोगों तक ही क्या नहीं थे, सीमित नहीं रही। लोग क्या करते थे, कई साधारण जाति के लोग भी इन बातों का क्या करते थे, अनुकरण करने लगे। जाकर हम देखेंगे कि महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार किया, है ना। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप में बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। वहाँ सती प्रथा, वहाँ सती चौरे भी मिलते हैं। इनसे इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। वहाँ सती प्रथा प्रचलन में था और प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसे आठा बीसा का मेला कहा जाता है। वर्तमान समय में बाल विवाह और सती प्रथा कानूनन क्या है, यहाँ पे अपराध है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है ना, बाल विवाह सती प्रथा जो है वो कानूनन अपराध हो चुका है। ठीक है।